नमस्कार, जनप्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मौजूद है इस वक्त हम लोग धर्मशाला के टंग नरवाना में चुनावी चर्चा, क्योंकि धर्मशाला का उपचुनाव या हिमाचल के 6 विधानसभा उपचुनाव हैं और 4 लोकसभा सीटों के भी चुनाव हैं। और कांगड़ा चंबा की बात करें तो कांगड़ा चंबा लोकसभा से कांग्रेस के और बीजेपी के प्रत्याशी इस वक्त जनता के बीच में है। और कहीं ना कहीं धर्मशाला उपचुनाव, क्योंकि हिमाचल की धर्मशाला सीट जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में गरमाई हुई है। तो चर्चा करते हैं क्या है चुनावी मुद्दे जो आने वाले दिनों में रहेंगे और क्या क्या चर्चाएं जो हैं राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुरेश जी हैं और चंदेल जी हैं और दलजीत जी हैं और राज कपूर जी भी हैं। चर्चा करेंगे कि क्या क्या है। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपके पास चलता हूं। डॉक्टर साहब, लोकसभा के चुनाव हैं, देश का एजेंडा है, देश के कई जो है मुद्दे जो है चुनाव में चल रहे हैं, 5वां चरण चल रहा है, क्या कहेंगे? ये है जी कि इस टाइम जो लोकसभा के चुनाव हैं और यहाँ पे के बाई इलेक्शन जो धर्मशाला से हुए हैं, तो लोगों की अपनी अपनी समस्या हैं, अपनी अपनी अपेक्षा हैं। मैं उन मुद्दों पे ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपने अनुसूचित जाति जनजाति के मुद्दों पर ये बात करना चाहूँगा कि जो हमारी जो समस्या है कि सरकारों में जो हमारे लिए एक अनुसूचित जाति विकास निधि जो रखी जाती है वो कम हो रही जा रही है। जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमें नहीं मिल रहा। 33% हमें 100 में से 33% हमें मिलना चाहिए, वो एक 1.5 रुपया उसमें मिल रहा है। और ये नेशनल एजेंडा है। नेशनल कांग्रेस जो उनका मैनिफेस्टो है उसमें 14वें नंबर पे कॉलम पे उन्होंने ये एजेंडा रखा हुआ है कि हम आपकी डिमांडों को पूरा करेंगे। इसमें ऐसा है कि जो विकास निधि है अगर हमें अपनी हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से मिल जाती है तो हमारे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो हमारा उसी इस निधि से गुजारा हो जाए। इस टाइम मान लो कि हिमाचल सरकार ने 50,000 करोड़ रुपया अपने बजट में रखा है, तो हमारा मान लो कि उसमें 33% हिस्सा 15,000 करोड़ रुपये बन गया। अगर 15,000 करोड़ SC/ST निधि में चला जाता है तो उनके विकास के मुद्दे जो है ऑटोमेटिकली जो है सुधर जाएंगे और उनकी समस्या का कोई। इसके साथ ही अगर कानून बन जाता है, 4 स्टेटों में ये कानून बन गया है, अगर ये कानून बन जाता है तो हमारे लोगों की समस्याएं जो है वो इसमें पूरी हो जाएंगी। इसमें हम कानून लाने की जरूरत करें, जो कि हमारी के राजू से और राहुल गांधी से उनके थ्रू बात हो चुकी है और उन्होंने ये मैनिफेस्टो में लिया कि आपका जो है ये हम कानून बनाएंगे। जब कानून बन जाएगा तो ये पैसा जो है जो हमारी विकास निधि में आता है वो डाइवर्ट नहीं होता है। जो पैसा आता है वो सरकार जो है वो प्रशासनिक अधिकारी उसको डाइवर्ट कर देते हैं। पैसा जहां पर लगना चाहिए वहां नहीं लगता और डाइवर्ट कर देते हैं। वो पैसा डाइवर्ट नहीं होगा और वो निधि जो है वो उन SC/ST समाज के लिए जो है वो खर्च होगी। तो हमारी समस्या जो उसमें कोई बोलने की जरूरत नहीं रहेगी, उस ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा। तो अगर वो इस कानून बन जाने से कोई अधिकारी उस पैसे को कहीं डाइवर्ट कर देता है तो उसमें उसको अनुशासन कार्रवाई का भी प्रावधान होगा। पर डॉक्टर साहब, बात की जाए, आपने SC/ST की बात को सामने रखा, और भी वर्ग हैं, और भी समाज में वर्ग हैं, OBC वर्ग है और कई जातियां जो हैं उसमें भी आती हैं। ठीक है, SC/ST को कानून में के दायरे में लाने की बात आ रही है। वो शुरू से चलता है, बजट में ये प्रावधान है, परंतु वो पैसा डाइवर्ट हो रहा है। मेरा कहना ये है कि OBC वर्ग को क्यों नहीं इसमें शामिल किया जाता? OBC वर्ग की अपनी समस्या है, वो उनको रख रहे हैं, वो अपने हिसाब से उनको रखे, उसमें जाना नहीं चाहता। उनकी अपनी समस्या है, उनके आरक्षण की उनकी अपनी समस्या, उनको 27% आरक्षण में 18% वो अपने हिसाब से रख रहे हैं। हमारी समस्या अपनी है, हम अपने हिसाब से समस्या को आपके सामने। ठीक है, तो SC/ST को लेकर जो है डॉक्टर साहब ने बात की है। अब धर्मशाला उपचुनाव भी है, बाई इलेक्शन भी है, जैसे कि चर्चा हो रही थी, उस पर भी हम बात करते हैं। फिर डॉक्टर साहब आपके पास दोबारा आएंगे। मेरे साथ चंदेल जी हैं। चंदेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनप्राइम टीवी में। चंदेल जी, धर्मशाला में बाई इलेक्शन पिछली बार भी अगर बात की जाए तो यहाँ से कांग्रेस ने काफ़ी अच्छी जो है जीत जो है यहाँ से ली थी। मार्जिन कम था बट कहीं ना कहीं कांग्रेस की जिला कांगड़ा में जो है जीत हुई थी और धर्मशाला में भी कांग्रेस के ही जो कैंडिडेट हैं वो जीते थे। अब बाई इलेक्शंस हैं, वही कैंडिडेट जो है अब भाजपा के चुनाव से लड़ रहे हैं और पूर्व मेयर जो है जग्गी हैं और साथ में जो भाजपा से चुनाव लड़ चुके हैं राकेश चौधरी, वो भी मैदान में है। तो क्या तीनों के समीकरण को आप देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी है या क्या जो है आने वाले चुनाव के दिनों में देखने को मिल सकता है? कौन सा चुनावी मुद्दा जो है धर्मशाला की इस सियासत में गरमा सकता है? सबसे पहले तो मैं जन प्राइम टीवी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे मौका मिला है और मेरी आवाज़ धर्मशाला की जनता तक पहुँचेगी। मेरे एक चंद सवाल हैं रिगार्डिंग ये जो धर्मशाला का उपचुनाव हो रहा है।
सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कारण क्या आया कि 14 महीने के बाद धर्मशाला की जनता के ऊपर फिर एक बोझ लाद दिया गया कि दोबारा ये चुनाव हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, अभी कोई और मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा ये है कि क्या हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, जो ये दल बदल की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति चल रही पड़ी है हिमाचल में, क्या ये हिमाचल की जनता चाहेगी कि नहीं चाहेगी? और ये कहीं ना कहीं चर्चा जरूर शुरू हो गई है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, यही एक चर्चा रहेगी। क्योंकि पहले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को मिले हैं, हमें दुख होता है। धूमल साहब मुख्यमंत्री थे, तब भी हम पछताए थे। वही राजेंद्र राणा जी, इन लोगों ने मिलकर उनको हरा दिया। आज मुख्यमंत्री जिनको बच्चा बच्चा हिमाचल प्रदेश का वो तवज्जो दे रहा नहीं, गरीब घर के उठा हुआ, और इन लोगों ने जो विधानसभा के भी, धर्मशाला के भी विधायक कांग्रेस की टिकट पे बने, और उसी पार्टी के ऊपर उन्होंने जो चाकू घोंप दिया। ये सवाल जनता पूछेगी और चुनाव से पहले पूछेगी, और वोट देके मुझे ऐसा लगता है उसका जवाब मिलेगा। जो विधायक रहे हैं आजकल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनको जवाब जनता दे देगी। रही बात जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, कहीं ना कहीं चंदेल जी, आपकी इसी बात पे मैं काटता हूं, पर कहीं ना कहीं वो जनता के बीच में है और उनका कहना है कि विकास कार्य जो है धर्मशाला के रुके हुए थे और धर्मशाला की जनता ने ही जो है धर्मशाला की जनता के लिए ही जो है मुझे पार्टी बदली है। मैंने कोई पैसा नहीं खाया है और ना ही मैंने क्या कहते हैं कि किसी के बहकावे में आया। मैं अपनी श्रद्धा से और गया हूं और भाजपा में मैं शामिल हुआ हूं, और उसके बाद आम कार्यकर्ता के तौर पे मैं भाजपा में शामिल हुआ और उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया। यहाँ कहीं ना कहीं मान सम्मान की कमी थी। नहीं, एक बात मैं बोलूं, क्या ये सवाल नहीं खड़ा होता है? लोग नहीं पूछेंगे कि सिर्फ 6 विधानसभा क्षेत्र थे, वहां पर विकास नहीं हो रहा था? क्या धर्मशाला ही है जहां पर विकास नहीं हो रहा था? नंबर 1। नंबर 2, मैं खरीद फरोख्त की बात तो नहीं करना चाहूंगा, मैं आम इंसान, आपने करी थी। मैं खरीद फरोख्त की बात नहीं करना चाहूंगा। वो बड़े लीडर हैं, वो लीडर अपने लेवल पे हर राजनीतिक पार्टी जवाब देती है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ये कहाँ क्या न्याय है कि अगर आपको पार्टी के बीच में तवज्जो नहीं मिल रही है, तो मेरा तो मानना है कि विद इन द पार्टी रह के आप उसको ढंग से उठाओ, उसमें लड़ो, लड़ाई लड़ो कि मेरा अधिकार है, मैं विधायक हूं धर्मशाला का, मेरा राइट बनता है, ये मुझे चाहिए। पर ये तो कोई नहीं है ना कि आपको अगर घर में आपके मुखिया जो है डांट लगा देते हैं तो आप दूसरे घर में घुस जाएंगे जाके। और ये कहावत भी है ना, जो अपने घर का नहीं बनेगा कभी दूसरे का घर का बनेगा। ऐसा हमने बुजुर्गों से सुना। हमारे दादा, यहाँ लोग हैं, दादा परदादा ऐसी बात करते थे, जो बोले अपने यहाँ नहीं बने जिन्हें कभी दुग्गे का बनना है। तो ये दुग्गे भी सोचना चाहिए ना थोड़ा जिहा कि क्या उथू तक रहेंगे, परमानेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और मैं व्यक्तिगत तौर पे जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था, संत राम जी जो इनके पिताजी हैं, मैं बहुत आदर्श मानता था उनको। मतलब कुछ लोग रहे हैं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी रहा, तो हमने पढ़ा है, यहाँ के जो लीडर्स हैं उनको भी पढ़ा है। उनकी आत्मा क्या बोलती होगी मुझे नहीं पता, मैं इसका जवाब तो जो विधायक है वही दे। लेकिन सवाल तो खड़े हो रहे हैं, और मुझे लगता है अब कोई मुद्दा यहाँ ऐसा नहीं है। एक ही मुद्दा रह गया कि इस संस्कृति को हम लगाम लगा देंगे, ऐसी संस्कृति दोबारा नहीं चलेगी। तो आपको लगता है कि विकास का मुद्दा पीछे रह गया है, दल बदल और खरीद फरोख्त का मुद्दा जो है वो ही धर्मशाला की जनता में इस वक्त घूमेगा? देखो, आप देखो, पक्ष विपक्ष के जो भी बातचीत हो रही है, सारी इसी पे अड़ी हुई बातचीत। और दूसरा रहा 14 महीने में जो आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो काम किया, वो लोग जानते हैं, लोगों के दिलों तक वो बात पहुंची है, नंगे पांव लोगों के घरों तक पहुंचे हैं। और पूरा मंत्रिमंडल लेके आप हैरान होंगे जब मैंने सुना है और देखा भी है, इतने टूरिस्ट जब फंस गए थे तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, बल्कि बुजुर्ग मंत्री एक उनकी ड्यूटी लगा दी कि आप जाइए और उनको लेके आइए, और पूरा एक एक टूरिस्ट जो है वो उन्होंने सुरक्षित अपने स्थानों पे पहुंचाया था। वो लोग भूले नहीं है। इसलिए वैसे भी उस सरकार को कुछ होने वाला नहीं है, गणित पता नहीं कौन सा गणित है, बट उस सरकार को मजबूत करने के लिए लोग दोबारा वोट देंगे इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में। पर धर्मशाला में कहीं ना कहीं राजनीतिक इसलिए भी गरमाई है क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के बीच में है हम, और जनता के बीच में ये भी बात सामने आ रही है कि धर्मशाला का जो चुनाव है वो त्रिकोणा होता जा रहा है, क्योंकि राकेश चौधरी भी मैदान में है, क्योंकि बीजेपी से बहुत पिछली बार कम मार्जिन से ही वो जो है उनकी हार हुई थी। नहीं, उस सिनेरियो को, पिछली बार का सिनेरियो तो मेरा जितना तक समझ है उसको भूल जाइए। अभी लोगों, मैंने कहा ना, जब ये इशू नहीं है, मेरे अनुसार वो गलत भी हो सकता है कि जब इशू ये है
कि दल बदलों को नहीं माना जाएगा, यहाँ पर इस संस्कृति को नहीं माना जाएगा। अब ये जो जग्गी भाई साहब हैं, ये कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता है। मेरा भी कोई पर्सनल इतना उनके साथ जान पहचान नहीं है, लेकिन मैं जहां लोगों से बात करता हूँ वो बोलते हैं कि जग्गी हो कोई भी कैंडिडेट हो, लेकिन जिन्होंने दल बदल किया उनको हराना है। तो मुझे लगता है कि राकेश चौधरी जी जो है वो उनका पर्सनल जो थोड़ा बहुत वोट है वही मिलेगा। अब उस तरीके से वोट नहीं मिलेगा उनको भी। क्या आप नहीं मानते कि उनके साथ वो, क्योंकि भाजपा के उनका कहना है कि कहीं ना कहीं भाजपा के ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, क्योंकि कैंडिडेट के तौर पे मैं मजबूत दावेदार था और देखिए, मुझे नहीं आया। नाइंसाफी तो दल बदले कपूर साहब के साथ नहीं हुई, उनको पूछा तक नहीं गया, उनकी वर्डिंग है। नाइंसाफी तो शांता कुमार जी के साथ नहीं हुई थी, नाइंसाफी तो लाल कृष्ण अडवाणी के साथ नहीं हुई थी। बट आपका मुद्दा ये है ना, मैं तो एक बात नहीं, बट आपका मुद्दा ये है ना कि जो राजनीतिक गलियारों में इस वक्त चुनावी माहौल गर्म है, वो सिर्फ यही माहौल है कि दल बदल और ये खरीद फरोख्त का मैं ही। यही पर बोल कहीं ना कहीं राकेश चौधरी भी तो कहीं ना कहीं समर्थन लेके चुनावी मैदान में है। मैं यही बोल रहा हूं सर कि जिनको नहीं टिकट मिला तो ये तो नहीं बनता कि आप छोड़ के चले जाओ, आप उस पार्टी में रहो। आपको जब तक आप वहां थे आपको मान सम्मान उस पार्टी ने दिया। आदरणीय हमारे सुधीर शर्मा जी उनको बहुत बड़े मंत्री रहे उसी कांग्रेस की पार्टी की सरकार में। तो ये जो अभी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, ये 4 बार विधायक बने हैं वहां से, क्या इनको कोई सीपीएस बनाया गया? कभी इनको कोई मंत्री बनाया गया? क्या ये पार्टी छोड़ के चले गए कि मुझे नहीं बनाया, मंत्री नहीं बनाया जा रहा तो मैं चला जाता हूं? वो पार्टी में डटे रहे, इसलिए वो आज मुख्यमंत्री बने हैं। चलो आपकी बात पे ही मैं बात रखता हूँ, पर कहीं ना कहीं पे यही नहीं लगता कि धर्मशाला में जो कांग्रेस के लोग थे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, अब वो सुधीर के साथ वापस चले गए हैं, तो क्या आप कह रहे हैं कि यहाँ से कांग्रेस कहीं ना कहीं से नहीं निकाल नहीं 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 देखो, मेरा ज्यादा तजर्बा भी यहाँ इतना नहीं है। मैं अब मेरा तो अब कारोबार और घर मेरा इधर है, तो अब मैं धर्मशाला का निवासी हूँ। लेकिन सुधीर जी के साथ जो लोग गए हैं वो विचारधारा के लोग नहीं थे। आप मान सकते हैं जो विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ आदमी है वो कभी पार्टी छोड़ के जाएगा? वो व्यक्ति विशेष के आदमी थे, वो चले गए। और एक बड़ी खुशी की बात जो है लोगों से मैं सुन रहा हूं कि पुरानी कांग्रेस, जो लोग आज तक इग्नोर किए जा रहे थे धर्मशाला की कांग्रेस से, वो लोग इकट्ठे हो गए हैं। तो मुझे तो लगता है तो आप मानते हैं कि धर्मशाला में कांग्रेस एकजुट हो गई है? बिल्कुल मेरा मानना कि कांग्रेस एकजुट हो गई है। और एकजुट होने से तो मुझे लगता है उसका रिजल्ट मिलेगा और धर्मशाला की जनता वो रिजल्ट देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे विचार विचारधा किया चुनावी चर्चा में। अब मेरे साथ दलजीत जी भी हैं। दलजीत जी, क्या कहेंगे आप, अब धर्मशाला का माहौल कैसा होता जा रहा है उपचुनाव को लेकर? सर, मैं डॉक्टर सुरेश जी की बात को आगे ले जाना चाहूँगा। हम लोग पिछले 3 साल से लगे हुए हैं। जो एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो एक वर्ग है, वो कहीं ना कहीं हाशिए में पीछे की तरफ जा रहा है। तो हम पिछले सेशनों में शिमला में मिले, मानसून सेशन में, धर्मशाला में विंटर सेशन में मिले सभी एमएलओ से, सभी मंत्रियों से। तो देखने में आया, जब हम लोगों ने डाटा स्टडी किया, डाटा इकट्ठा किया, कि एससी और एसटी का जो बजट है वो उसका क्या हो रहा है। तो हमारे एक माननीय मंत्री जी से बात हुई, तो उन्होंने बताया, जो कि हमारे पास डाटा भी अवेलेबल है, उन्होंने बताया कि जो शेड्यूल ट्राइब का बजट है वो 93% बजट जो है वो लैप्स हो जाता है, और जो शेड्यूल कास्ट का बजट है वो 98% बजट जो है वो लैप्स हो जाता है। जब तक इन लोगों का, एससी और एसटी एक समुदाय है, इनका इतना बजट लैप्स होगा तो उनकी प्रगति कैसे होगी। लोग देख रहे हैं कि पार्टी की प्रगति हो रही है, बीजेपी की प्रगति हो रही है, कांग्रेस की प्रगति होगी, लेकिन एक जो हाशिए पे समाज है, जो पहले से पिछड़ा हुआ समाज है, उसका बजट जो है वो लैप्स कर दिया जा रहा है या कहीं और डाइवर्ट करके कहीं और लगाया जा रहा है। तो उस वर्ग की प्रगति कैसे होगी। तो हमारी राहुल गांधी जी के साथ बात हुई सेंटर में, तो उन्होंने इस बार जो अपना मैनिफेस्टो है उसमें, जैसे डॉक्टर साहब जी ने बताया कि 14 नंबर जो पेज है मैनिफेस्टो का, उसमें आश्वासन दिया कि हम लोग जैसे ही गवर्नमेंट में आएंगे तो ये आपका एससी एसटी का जो बजट है इसके ऊपर एक कानून बनाएंगे। कानून बनेगा, इससे क्या होगा, अगर कानून बनता है तो वो ना लैप्स हो सकता है ना वो डाइवर्ट हो सकता है। तो हमारी कुछ प्रगति लग रहा है कि कुछ होगी। पर बीजेपी के पास ऐसा कोई प्लान नहीं देखा। हमने बीजेपी का भी मैनिफेस्टो पढ़ा, ये बजट
का मुद्दा जो है वो इंसान की जो एक परिवार की, एक समाज का एक रीढ़ की हड्डी है। अगर हम लोग हमारी रीढ़ की हड्डी ही कमजोर हो जाएगी, हमारा बजट ही नहीं आएगा पीछे से, तो हम लोग प्रगति कहाँ करेंगे। जैसे आप हल्का से एक छोटा सा एक सर्वे करवाया हम लोगों ने, जाके देखा भी कि जो एक SC और ST के लिए एक मकान बनाने के लिए एक वो आता था, फंड आते थे, तो जैसे साल में निकलते 1200 मकान निकले, तो अभी वो बिल्कुल 3 गुना कम इन्होंने कर दिए कि 300 निकलेंगे, 250 निकलेंगे, 3-3 साल उसकी लाइन लगी रहेगी। उसके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। मौजूदा सरकार जो पहले सरकार थी उसने बिल्कुल ही बात नहीं की। तो जो माननीय मंत्री जी ने हमें बताया कि 98% जो है शेड्यूल कास्टों का बजट जो है, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लोगों का बजट है वो लैप्स कर दिया जाता है। ये कहीं कोई बस स्टैंड बना दिया जाता है, कोई डिस्पेंसरी बना दी जाती है, क्या उस बस स्टैंड में सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग ही जा रहे हैं, आम लोग नहीं जा रहे हैं? तो ये जो बजट है ये उनके ऊपर प्रॉपर लगना चाहिए। इसके लिए एक्ट का प्रोविजन करना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 4 स्टेटों में ये एक्ट बन चुका है। अब हम आने वाली सरकार से, जो हमारी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी हम लोग अनुरोध करेंगे, उनसे भी एक बार मुलाकात हुई, हम लोग गए थे, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि ये तेलंगाना की तर्ज पे हिमाचल में भी ये बजट जो एक्ट है ये बनाया जाए। बिल्कुल, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा डॉक्टर साहब, आपसे भी बात करूंगा। थोड़ा सा समय है, क्योंकि समय की भी थोड़ी सी प्रावधान है, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी हम इस चुनावी चर्चा को खींच रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। जो ये बात कह रहे हैं दलजीत जी, क्या आप कांग्रेस के आश्वासन से खुश हैं, और क्या लगता है कि इस आश्वासन से आप कांग्रेस की तरफ जाएंगे या भाजपा की तरफ जाएंगे? नहीं, हम दूसरी जो भाजपा सरकार है उनसे ही मिले हैं, पर उनसे हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। और राहुल गांधी जी ने हमें आश्वासन दिया, तो ऑटोमेटिकली जो कि हमें जो आश्वासन देगा हम उन्हीं के साथ जाएंगे। तो आप आश्वासन के साथ सहमत हैं कि कांग्रेस ने आश्वासन दिया तो हम सहमत हैं उसके साथ? उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा हुआ ना, ये बड़ी तो आप सहमत हैं? और सहमत हूँ। हाँ, तो आप कांग्रेस के साथ चलने की बात कर रहे हैं। हमारे ये सदियों से हमें अनुसूचित जाति को कांग्रेस की मोहर लगी हुई है और हम देते आ रहे हैं, परंतु हमारी जो हमारी इग्नोर कर दिया जाता है। तो हमने ये मंच पे भी ये बात रख रहा हूँ कि हमें यूज और थ्रो ना किए जाए, हमारी बात मानी जाएगा और इस बार की ओर ध्यान दिया जाए। तो हिमाचल में अगर आप बात की जाए, दलजीत जी आपसे आता हूँ, इस वक्त की हम बात करें, हिमाचल में कितने % जो है SC ST कम्युनिटी का जो है बोल वाला है? सर, इस टाइम जो है 32% लोग हैं SC और ST के, पर जो बजट है वो हमें एलोकेट होता, लास्ट ईयर जो एलोकेट हुआ 5% बजट एलोकेट किया उन्होंने। 32% हमें बजट एलोकेट होना चाहिए था। बजट का 100 रुपए का 32 रुपया हमारा SC और ST के लिए होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया इन लोगों ने। तो इन लोगों ने टोटल 5 रुपए हमें 100 में से 5 रुपए दिए। उसमें से भी 98% बजट जो है शेड्यूल कास्ट का और 93% जो है वो शेड्यूल ट्राइब का लैप्स हुआ जी। तो यानी कि आपका कहना ये है कि 100 रुपए में से 5 रुपए आते हैं जी, और बाकी का जो बाकी है वो कहीं इधर उधर लग जाता है। उन 5 रुपए में से भी 98% बजट जो है वो भी डाइवर्ट हो जाता है। उसका कोई बस स्टैंड बना दिया जा रहा है, कोई रोड बना दिया जा रहा है कि उस बस स्टैंड पे सिर्फ SC और ST के लोग ही चल रहे हैं, या उस सड़क पे SC और ST के लोग ही चल रहे हैं। तो क्या डिमांड क्या है, क्या मुद्दा क्या है सर, इसमें क्या है कि जैसे तेलंगाना में एक एक्ट बना कि ये जो SC और ST का जो बजट है ये या किसी भी चाहे जनरल कैटेगरी का बजट है, चाहे वो माइनॉरिटी का बजट है, वो उसकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में वो बजट एलोकेट होना चाहिए। अगर हम लोग 10% है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले OBC की बात करी, तो OBC के लिए आज का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा यही है। आप देखते होने की कोई पोस्टें निकल रही हैं, उसमें जो SC के लिए 4 पोस्टें हैं, ST के लिए 3 पोस्टें हैं, जनरल के लिए 10 पोस्टें हैं, OBC का कई बार आपने देखा होना कि 0 होता है। वो क्यों हो रहा है? वो ड्यू टू उनकी 1931 के बाद उनकी जनगणना ही नहीं, जाति आधारित जनगणना ही नहीं करवाई गई। जब उनकी जाति आधारित जनगणना होगी तो उनके लिए स्पेशल उनको जाति के OBC के कितनी पॉपुलेशन है उसके आधार पर उनका बजट होगा, उनके सीटें आरक्षित होंगी। तो आज की डेट में अगर आप OBC को या फिर हम सीधा देखा जाए,
तो ओबीसी की जो बजट है वो डायरेक्ट डाइवर्ट तो भूल ही जाओ आप, वो एलोकेट ही नहीं हो रहा है, ये सीटिंग एलोकेट नहीं हो रही हैं। अभी आपने देखा होना कि किसी भी आप बड़ी यूनिवर्सिटी में डीयू है, चाहे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, उसमें आप ओबीसी के जो प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, नाम मात्र हैं जी। अच्छा, तो ये कहने का मतलब ये है कि जैसे 4 प्रदेशों में SC/ST का एक्ट बना है, वैसा ही एक्ट यहाँ पे भी बनना चाहिए। डॉक्टर जय, मैं मनोज जी आपके पास दोबारा आता हूँ, क्योंकि धर्मशाला के चुनाव के मुद्दे हैं। आपने तो बात ही खत्म कर दी कि सिर्फ यही चर्चा रहनी है कि दल बदलू क्यों हुए, क्यों पार्टी क्यों छोड़ी और खरीद फरोख्त की बात हुई। पर कहीं ना कहीं पे चुनावी मुद्दे जो हैं धर्मशाला के विकास के भी यहाँ पे हैं। तो धर्मशाला की विकास की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी काफी ज्यादा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम भी खूब बड़ा हुआ है। सवाल यह तो मैं समझने में फर्क पड़ा कि आपने बोला कि एक तरफ बोल रहे हैं कि विकास फोर्स है, विकास की बात करते हैं, मैंने उसका जवाब दिया था कि उनके विकास की बात नहीं। बाकी तो धर्मशाला के मुद्दे कितने हैं। ये योल क्षेत्र जो धर्मशाला में आता है, कंटोनमेंट से जब टूट गया, अलग अलग पंचायतों में बनाया गया, पूरे हिंदुस्तान में पहले लोग थे जो जिनका कूड़ा नहीं उठता था, पानी ढंग से नहीं आता था, स्ट्रीट की लाइटें नहीं थी। यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा इशू है, इससे रोजगार हमें मिलेगा। ये लगाया जाता है एलिगेशन कि ये जो वर्तमान सरकार है ये पैसा जमा नहीं करवा रही है। लेकिन अगर मैंने सही सुना है और सही जानकारी आप जैसे पत्रकारों महोदया से हमें मिली है कि इस दोबारा इस गवर्नमेंट ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने इसके ऊपर वो जो है वो जैसे भी ये मॉनिटरिंग करवाते हैं तो वहां पाया गया कि 30 करोड़ जो बताया जा रहा था ये 15 करोड़ के आसपास बनता है। तो अच्छी बात है अगर 15 करोड़ बच जाता है हिमाचल प्रदेश का। और अब तो आश्वासन दिया जा रहा है कि जैसे चुनाव खत्म होंगे, आचार संहिता खत्म होगी तो 15 करोड़ जमा कर दिया जाएगा। और हम भी चाहते हैं कि नेचुरली जमा हो तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी शुरू हो तो रोजगार के साधन खुलेंगे। लेकिन हम ये भी नहीं भूलना चाहिए ना, बीइंग धर्मशाला की जनता, कि इसी सरकार ने तो टूरिस्ट कैपिटल का नाम दिया है। इसी सरकार ने तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए धर्मशाला को केंद्र सरकार के पास बोला कि इसको भी एक टूरिज्म कैपिटल बनाया जाए। प्रपोजल लेके गई है हमारी सरकार। और हमने आपके चैनलों के माध्यम से हम देखते हैं कि हम अपने हिमाचल प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उतनी बार वो मुख्यमंत्री या गृह मंत्री या किसी और मंत्री से मिलते नहीं दिखते जितने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो मिलते पिछले 12-13 महीनों में दिखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे ये जो प्रकरण हुआ है पार्टी छोड़ने का या खरीद फरोख्त की बात जो है चुनावी चर्चा में रही है और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आ रही है। पर कहीं ना कहीं सुधीर शर्मा का भी ये तर्क है कि विकास के कार्य नहीं हो रहे थे, बात जो है वो ऊपर तक जो है वो पूरी नहीं हो पा रही थी और कहीं ना कहीं पे एक धर्मशाला को इग्नोर किया जा रहा था और जिसके चलते जो है पार्टी छोड़ने का जो है उन्होंने मन बनाया और पार्टी छोड़ी और अब भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं SC/ST का भी जो मुद्दा है इस चुनावी चर्चा में हमें सुनने को मिला और आपको हमने इस बारे में जो है बताया भी और सवाल भी किए हमने और उसके बारे में चर्चा भी हुई। और धर्मशाला का जैसे कि मैंने पहले बोला है कि सियासत काफ़ी गरमाई हुई है और कई मुद्दे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, OBC भवन का मुद्दा है, यूनिटी मॉल का मुद्दा है। पर कहीं ना कहीं पे जो सबसे गर्म राजनीतिक गलियारों में मुद्दा चल रहा है वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाने का है। और दूसरा जो है कांग्रेस की तरफ से ये साफ तौर पे कहना है कि ये चुनाव जो है सुधीर शर्मा वर्सेस धर्मशाला की जनता का। और पर कहीं ना कहीं राकेश चौधरी भी मैदान में है और अब आने वाले समय में देखते हैं कि अब चुनाव किस तरफ मोड़ लेता है और कौन धर्मशाला से विधायक होता है। तो बने रहिए जन प्राइम टीवी के साथ और सभी का धन्यवाद जो इस चुनावी चर्चा में शामिल हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जन प्राइम टीवी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आभारी रहूंगा कि आप हमारे मुद्दे को उठाएंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद जन प्राइम टीवी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तो अब बने रहिए इसी चुनावी चर्चा के बीच में और कल फिर हम रूबरू होंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए एरिया में जहां पर धर्मशाला की जनता क्या कहती है चुनावी चर्चा में शामिल करेंगे और फिर दोबारा नए मुद्दे के साथ हम आपके साथ रूबरू होंगे। बने रहिए जन प्राइम टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत अपने सहयोगी सुष्मित और रवि के साथ धर्मशाला से।